आपके साथ नदीम अकरम। आज स्टूडियो में हमारे साथ कुछ खास लोग मौजूद हैं। उन लोगों के बारे में मैं बता दूं, यूथ ऑफ हजरत निजामुद्दीन, आपने ये नाम सुना होगा, सोशल मीडिया पर अक्सर तैरता हुआ नजर आया है, पर इन लोगों से बात बहुत ना के बराबर लोगों ने की और ना ही इन पीछे की क्या वजह है इसको जानने की कोशिश की। यूथ ऑफ हजरत निजामुद्दीन के बारे में आपको बता दूं कि चाहे लॉकडाउन का दौर हमने देखा कि किस तरीके से प्रवासी मजदूरों को दिक्कतें आई, खाने पीने के सामान लोगों के पास खत्म हो गए थे, जहां सरकारों ने एक तरफ अपना हाथ खींच लिया था, उस टाइम पर ऐसा यूथ सामने आया जो लोगों की खिदमत कर रहा था। ऐसे तमाम तस्वीरें हैं, दिल्ली दंगा हो, चाहे सीए एनआरसी पर लेकर के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों की खिदमत करना हो, ये टीम अक्सर हर जगह नजर आई। तो आज ये टीम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और मैं उनसे जानना चाहूंगा खासतौर पर ये जज्बा आप लोगों में कहां से पैदा होता है और किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं कि कोई मदद मांग रहा है तो वो ऐसे ही मांग रहा होगा। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जज्बा कहाँ से पैदा होता है अगर ये सवाल है, अगर हम वाकई में इंसान हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें इंसान बनाया ऊपर माता ने, अगर हम वाकई में इंसान हैं तो ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए इंसानियत का। अगर हम देखें जैसे हमारे सिख भाई हैं, वो लोग इस तरह के जो सामाजिक कार्य होते हैं, लोगों को खाना खिलाना या और दूसरी चीजें, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बाकी लोग भी हिस्सा लेते हैं, तो हमें एक इंस्पिरेशन मिला। और यही एक हिंदुस्तान की तहजीब है, ये साधु संतों का देश है, यहाँ पर लंगर भंडारे ये चलते आए हैं। भूखे को खाना खिलाना, हमारा मजहब भी कहता है, इस्लाम में भी है कि भूखे को खाना खिलाना सबसे बेहतरीन कामों में से एक काम है। तो हमें वहीं से इन सारी चीजों से, मतलब ओवरऑल ये सारी चीजों से मिलकर हमें ये इंस्पिरेशन मिली कि अगर हमारे अंदर भी इंसानियत का जज्बा है तो हम किस तरह से किसी इंसान के अक्रॉस द रिलीजन, उसका मजहब क्या है, उसकी जात क्या है, ये सारी बातें मायने नहीं रखती, हम किसी इंसान के क्या काम आ सकते हैं, किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं, ये जज्बा होना चाहिए हर इंसानियत, हर इंसान के अंदर, और वहीं से हमें इस चीज की मोटिवेशन मिली। मैं यूथ ऑफ हजरत निजामुद्दीन के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि जो आपने नाम रखा अपनी टीम का, यूथ ऑफ हजरत निजामुद्दीन, अब इस नाम के पीछे अगर कोई पत्रकारिता भी करेगा तो इस नाम को देकर के टारगेट करने की कोशिश करेगा, तो कितने लोग आपकी टीम में जुड़े हुए हैं और वो कैसे कैसे जुड़ करके लोगों के साथ उनकी मदद कर रहे हैं? देखिए, यूथ ऑफ हजरत निजामुद्दीन, इस टीम में जो ज्यादातर लोग हैं रहने वाले, वो बस्ती हजरत निजामुद्दीन के। हजरत निजामुद्दीन एक मशहूर सूफी सेंट हैं और उन्हें किसी एक मजहब की बंदिश में कैद भी कर नहीं रखा जा सकता। आज हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, अगर कोई विजिटर कार्ड वहां पर बनाए कि कितने लोग दिन में आते हैं और बाद में उनका रिलीजन चेक करे, तो मुझे लगता है कि मोर देन 75% वहां नॉन मुस्लिम्स आते हैं। तो इसलिए टारगेट अगर कोई करेगा तो मैं कहूंगा कि वो जाहिल है, उसे अभी नॉलेज ही नहीं है, वो इस नाम को जानता ही नहीं है। और हजरत निजामुद्दीन में हम लोग रहते हैं बस्ती में, तो उनसे बेटर नाम कुछ हो नहीं सकता था उस इलाके को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसीलिए हमने ये नाम सोचा। और इसकी शुरुआत तकरीबन 2 साल पहले कुछ हमारे नौजवान साथी हैं, जैसे इर्चू भाई थे, शारिक हैं, और इन लोगों ने इसकी शुरुआत करी। बेसिकली इन लोगों ने एक एजेंडा बनाया कि जो हमारी मस्जिदें हैं, जो हमारे एरिया में मंदिर हैं, जो गुरुद्वारे हैं, इनकी सफाई हम खुद करा करेंगे। और इन्होंने वो काम शुरू करा और बखूबी उसे अंजाम दिया, और रेगुलर बेसिस पर ये मस्जिदों की, जैसे हजरत निजामुद्दीन में मंदिर भी हैं, उनकी भी साफ सफाई का ध्यान रखते थे, वहाँ गुरुद्वारा भी हैं। निजामुद्दीन के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो शायद एक सिंगल ऐसी लोकेशन है दिल्ली में जहाँ एक सिंगल रूम में पहले गुरुद्वारा है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो तबलीगी जमा मरकज है, फिर आगे दरगाह है, उसके बाद आप आगे जाएंगे तो एक शिव मंदिर है, और उसके बाद एक कैथोलिक चर्च है। ये सारी चीजें एक सिंगल रूम में है, तो इतनी खूबसूरती हमारे यहाँ है। तो वो सारी चीजों का, साफ सफाई का, वहां उसे लेकर ये ग्रुप बनाया गया था। और उसके बाद शायद जो रब है सबका, उसे इस ग्रुप से और बहुत सारे काम लेने थे, और यकीनन उसको ले रहा है और आगे भी लेता रहे, हमारी ये दुआ है। तो लॉकडाउन में और उसके बाद आज तक ये ग्रुप एक्टिव है और लगातार लोगों की मदद, जो मुमकिन मदद हो सकती है, वो कर रहा है।
निजामुद्दीन मरकज का जिक्र आता है क्योंकि बस्ती निजामुद्दीन को भी टारगेट किया गया। आप लोगों के ऊपर भी आरोप लगाए मीडिया द्वारा, सरकारों के नुमाइंदों द्वारा कि आप लोग जो है कोरोना फैला रहे हैं, पर यहाँ टीम मौजूद है। ये कोरोना तो फैलाती हुई नजर कहीं नहीं आई, पर ये लोग नजर आए तो कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए तमाम जगहों पर सैनिटाइजर अपने बस्ती में करते हुए नजर आए। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को, जहां सरकारों ने अपना हाथ फेर लिया था तब आप लोगों की खिदमत के लिए आ गया? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो हमारी आलोचना करता है उस आलोचना से हम लोगों को सीखना, बहुत सीखते हैं उस चीज़ों से। हम लोगों ने मेरी आलोचना करी और यहाँ तक कि हमारे एरिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने भी बस्ती में आने से मना कर दिया। हमने कहा कि बस्ती को सैनिटाइज कर लेते हैं तो उन्होंने वहां से हमें मना कर दिया। हमने अपने विधायक जी से दरख्वास्त करी, उन्होंने भी आने से मना कर दिया। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग खुद ही अपना ये काम करते हैं। सैनिटाइजर बनाया, खुद लेकर आए, मशीनें मंगवाई और खुद ही पूरी बस्ती को हमने सैनिटाइज करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग हमने वहां से की। फिर देखा कि बस्ती में लॉकडाउन ज़्यादा लंबा चलने वाला है तो हम लोगों ने फिर क्योंकि हमारे एरिया के आसपास में स्लम्स बहुत हैं तो उसमें हमने एक रैकी की कि किन लोगों को खाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर फिर हम शुरुआत में 3 या 4 लोग बैठे हुए थे जिसके जो पैसे पड़े सबने निकाले, जमा किए और जाके राशन लेकर आए और बनाना शुरू किया। बस इतनी छोटी सी हमारी कोशिश थी, बाकी ऊपर वाले ने साथ दिया, हमारे काम को लोगों ने देखा और हमारे साथ में जुड़ते गए। और आज तकरीबन हमारे ग्रुप के अंदर 50 से 55 मेंबर हैं यूथ ऑफ हजरत निजामुद्दीन में, जिसमें नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। और इसमें हम अलग अलग तरीकों से अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। हम इसमें हेल्थ में भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं। हेल्थ के मैं बताऊं, हेल्थ में हमने एक अभी डिस्पेंसरी स्टार्ट की है, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, और जो सिर्फ 5 रुपए में हफ्ते भर की दवाई देते हैं। और डॉक्टर भी आते हैं, डॉक्टर बाहर से आते हैं, चांदपुर से डॉक्टर आते हैं। वो डिस्पेंसरी हमारी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और मोर देन 500 लोगों ने उसको बेनिफिट ले रहे हैं उस डिस्पेंसरी से। इस डिस्पेंसरी के साथ साथ में हम एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। एजुकेशन में हमारा काम चल रहा है अभी काउंसलिंग का। काउंसलिंग के साथ साथ में हम लोगों ने एक और मुहिम स्टार्ट की है, हर घर ऑफिसर का। मतलब हर घर ऑफिसर मतलब हर घर में एक सरकारी नौकरी में एक बंदा चला जाए। तो उसकी हमने शुरुआत की है, पहल की है हजरत निजामुद्दीन से, और हम चाहते हैं कि ये पहल आगे तक जाए और सिर्फ निजामुद्दीन में महदूद ना रहे और ये पूरे दिल्ली लेवल पर, पूरे इंडिया लेवल पर हम लोग काम करें। और इसके साथ साथ में और भी चीज़ें हैं जो हम काम करते रहते हैं। अभी जैसे रिलीफ पे आपको बताया, रिलीफ पे हमने बहुत काम किया। निजामुद्दीन बस्ती में अगर कोई भी खैरख्वाह का काम होता है तो हम करते हैं। अभी हाल फिलहाल में अभी एक और काम करने वाले हैं हम। हमारे यहाँ एक कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है, बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड है। तो वहाँ की साफ सफाई, वहाँ की घासें बहुत बड़ी हो गई हैं, पेड़, तो उसको भी हम साफ सफाई करने वाले हैं। सैनिटाइज तो हम करते ही रहते हैं। तो इसके अलावा भी हम छोटे छोटे काम बस्ती में करते रहते हैं जिससे लोग हमसे फायदा उठाएं। आप यूथ ऑफ हजरत निजामुद्दीन से जुड़े हुए हैं, घर घर जाकर के आप लोगों ने रेकी की होगी। एक सच्चाई में आज यहाँ स्टूडियो में जानना चाहता हूँ आपसे, तमाम पत्रकारों ने ये दावे किए कि पूरी की पूरी बस्ती जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कितने केस निजामुद्दीन में मिले थे? देखिए, जब ये कोरोना काल चल रहा था, इन्होंने निजामुद्दीन को ऐसा हब बना दिया कि निजामुद्दीन में ही कोरोना स्टार्ट हुआ है। कोरोना चाइना से नहीं आया, कोरोना बाहर से नहीं आया, कोरोना निजामुद्दीन मरकज से आया। और जबकि जब ऐसा चल रहा था तो देयर इज नो सिंगल केस, और इवन हमारी नॉलेज में अभी तक वहां पर कोई ऐसा सिंगल केस नहीं है कि वहां पर भी कोरोना पॉजिटिव हो। क्योंकि मीडिया ने इतना उसको हाइप कर दिया, क्योंकि मीडिया को दिखाना था। मीडिया क्या बोलूं मैं इसको, मीडिया में पत्रकारिता तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, इसको चाटुकारिता मैं बोलूंगा। उन्होंने इतना हाइप कर दिया कि उन्होंने अपने मुद्दे छुपाए। उन्होंने भुखमरी को छुपा दिया, उन्होंने बेरोजगारी को छुपा दिया, नौकरियां लोगों के पास हैं तो उसको छुपा दिया। उन सब चीजों को छुपाकर इन्होंने सिर्फ निजामुद्दीन को हाइप कर दिया कि निजामुद्दीन के अंदर ही कोरोना निकला है। और हमारी नॉलेज में अब तक ऐसा कोई केस नहीं है निजामुद्दीन में जो सिंगल केस निकला हो। तो निजामुद्दीन को हब बना दिया गया। आज स्टूडियो में यह भी खुलासा हो गया कि कितने केसेस वहां मिले, कितने नहीं मिले। यूथ ऑफ हजरत निजामुद्दीन का जिक्र चला, पर इसके पीछे जो एक राज है वो राज है इरशुद ताज।
इरशुताज सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं, कहीं कोई घटना हो जाए तो आपको जानकारी दी जाती है, पर कभी सामने से आकर के उससे बोलने की कोशिश नहीं करते। तो आज मेरे साथ इरशुताज भी मौजूद हैं। इसके पीछे पूरा क्रिएटर आप हैं। किस तरीके से आप में ये जज्बा, ये हौसला आता है? क्योंकि ऐसे अमूमन टाइम पर देखा जाता है जो यूथ होता है, खैर छोड़ना दूसरे को क्या देखे, हम अपने तरीके से करते हैं, हम अपने को देख लें वही बहुत है। तो कहाँ से ये क्रिएशन आपके पास आया है? असल में आपने देखा होगा सिख भाइयों को अपने गुरुद्वारे वगैरह होते थे, बस उन लोगों से थोड़ा सा सीखने को मिला कि क्यों ना हम भी अपने घर में रहते हुए अपनी मस्जिदों को, अपनी मंदिरों को क्यों ना हम खुद धोएं। क्यों पुजारी हमारी मंदिरों को धोए, क्यों मस्जिद का मौजिन हमारी मस्जिदों, क्यों हम नहीं चाहते कि इबादत करने, उसमें हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी मस्जिद मंदिरों को हम खुद धोएं। बस वहीं से जहन में चला कि एक टीम बनानी चाहिए, बस्ती की जो टीम हो, जो बस्ती में रह के काम करे और काम को इस लेवल पे लेके जाए कि बाहर भी निकल के काम करे। बस वही से एक शुरुआत थी हमारी। तो इरशु भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं और कुछ दर्शकों को अगर आप नाम भी बताना चाहें, क्योंकि यूथ ऑफ हजरत निजामुद्दीन का नाम आएगा तो वो सीधे कुछ ना कुछ पीछे आइडियोलॉजी निकालेंगे कि इस टीम के पीछे सारे मुस्लिम छुपे हुए हैं। नहीं, बस्ती के काफी मेंबर हैं इसके अंदर। इसमें मेरे साथ शुरुआत करी थी फैजान राजपूत हैं, शारिक राजपूत हैं, जहीर अंसारी हैं, अमजद कुरैशी हैं। इस तरह के हम लोगों ने जो शुरुआत करी थी तो वहां से करी थी। करते करते फिर हमारे जिलानी भाई आए, उमेर भाई आए, फिर हमने लॉकडाउन में मिलकर इसको काम को करा। लॉकडाउन में हम दिन में भी हमारा खाना बनता था, शाम में भी, दोनों टाइम हमारा खाना बना है। 81 दिन तकरीबन हम लोगों ने खाना बनाया, तो साथ में मिलकर ही हमने खाना बनाया इसके अंदर। हाल ही में अभी 2 घटना सोशल मीडिया के जरिए आपके जरिए सामने आती है कि एक लड़का जो है वो करंट से निजामुद्दीन में मर जाता है, और इससे पहले एक घोड़े के जो कारोबार करते थे, घोड़े के साथ में जाकर के उस घोड़े का करंट लगने से मौत हो जाती है। तो किस तरीके से आप मदद करते हैं और आगे किस तरीके से लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे उनकी खिदमत के लिए? देखिए, हमारी कोशिश होती है कि किसी का नुकसान न हो, सामने वाले का किस तरह हम भला कर सकते हैं, हम उसके किस तरह हम काम आ सकते हैं। घोड़ा जो मरा था उनके हमने कोशिश करी कहीं से इनका रोजगार शुरू हो जाए, क्योंकि वो घोड़े से ही कमाते थे, घोड़ा ही उनका रोजगार था, वही खत्म हो गया तो आगे रोजी रोटी इनकी कैसे चलेगी। तो हमने उस पर डिस्कस करी, तो हमने कहा कि अगर हम इन्हें ई रिक्शा दे दिया जाए तो इससे इनका रोजगार चल जाएगा। हमने फिर रिक्शा दिलवाया उनको। आगे भी हमारा अभी जैसे अभी फ्लड आया हुआ है पूरा हैदराबाद में, तेलंगाना में, तो हम लोगों ने आज ही एक मीटिंग करी है और डिसाइड करा है कि जल्दी हमारी एक टीम जो भी रिलीफ के लिए वहाँ हम कर सकते हैं, हमारी टीम वहाँ जाएगी और रिलीफ में जो भी पॉसिबल हेल्प वहाँ पर जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस या लोकल लोग इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, हम उनकी वहाँ जाकर जो भी हेल्प कर सकते हैं उसके लिए बहुत जल्दी यूथ ऑफ हजरत निजामुद्दीन की टीम वहाँ जाएगी। तो आपके साथ कैसे लोग जुड़ सकते हैं जो मदद भी करना चाह रहे होंगे, तो वो कैसे जुड़ेंगे आपके साथ? यूथ ऑफ हजरत निजामुद्दीन का पेज है फेसबुक पर, उस पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मेल आईडी, फोन नंबर्स वगैरह हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। और जैसे अभी आपने इरशाद भाई से पूछा, वीरशु भाई से, कुछ लोग, तो मैं ऐसा बताना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को कि यूथ ऑफ हजरत निजामुद्दीन जैसे नाम से पता चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 100% कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें गगनदीप सिंह भी हैं। मैं आपको बताऊं, बड़ा मजेदार किस्सा है। लॉकडाउन में 1800 लोगों का खाना तो डेली जो बस्ती निजामुद्दीन में लोग थे, नीडी लोग, उन्हें बनाकर दिया जाता था। उसके अलावा कुछ झुग्गियां बस्ती हजरत निजामुद्दीन से बाहर थी, नेहरू स्टेडियम के पास, वहां जाता था। प्लस एक क्वारंटाइन सेंटर था श्रीनिवासपुरी में, वहां खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की बनती है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं पहुंचा पा रही थी। मैं सर उसमें नहीं जाना चाहता कि क्यों नहीं पहुंचा पा रही थी, वो जाने। हमें वहां से कॉल हुआ कि आप प्लीज यहाँ पर 40 लोगों का खाना डेली पहुंचाइए। वो मरकज वाला एपिसोड हो चुका था, मीडिया में चल रहा था। मैंने कहा ठीक है, हम खाना पहुंचा सकते हैं हम लोग, लेकिन हम निजामुद्दीन से क्वारंटाइन सेंटर अगर खाना लेकर आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और नेगेटिविटी ज्यादा हो जाए, तो लेकर कौन जाएगा? ये कोई सॉल्यूशन मिलना चाहिए। कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था। हमने सोशल मीडिया पर एक छोटा सा डाला कि भाई उस टाइम रमजान का वक्त था कि सुबह 3 बजे 2:30 बजे कौन आकर वहां खाना देकर आएगा। तो आप बिलीव करेंगे, हमारे देश की खूबसूरती है
गगनदीप सिंह सामने आए कि मैं यूथ ऑफ हजरत निजामुद्दीन का पार्ट बनूंगा, और पूरे महीने वो शख्स 2:30 बजे निजामुद्दीन आते थे, खाना लेते थे हमसे, क्वारंटाइन सेंटर जाते थे, खाना खिलवा कर उन्हें फिर वापस बर्तन हमें देकर जाते थे, और यही प्रोसीजर शाम में। तो इसमें ऐसा नहीं है किसी एक धर्म के लोग हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और वो आज तक टच में हैं और चीजों में भी हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा, जहां मीडिया एक तरफ नफरत परोस रहा था, हजरत निजामुद्दीन को टारगेट करने की कोशिश की गई, निजामुद्दीन मरकज को टारगेट करने की गई, यहां तक कि पूरी बस्ती में मीडिया ने कोरोना फैला दिया, इसका भ्रामक दुष्प्रचार भी कर दिया। पर इस बीच जब लोगों को जरूरत थी, एक सोशल मीडिया पोस्ट पर यूथ ऑफ हजरत निजामुद्दीन की तरफ से डाला गया, तो उसी बीच जो नफरत फैला रहे तमाम लोग थे, उसी में से एक गगनदीप सामने आते हैं लोगों की खिदमत के लिए और यूथ ऑफ हजरत निजामुद्दीन से जुड़ते हैं। यही हमारे देश की एकता है जिसको राजनीतिक लोग खराब करना चाहते हैं, पर असल में हमें उन लोगों को पहचानने की जरूरत है जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैं ऐसे ही तमाम हर एक रिपोर्ट से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया।